गुड इवनिंग दोस्तों, मैं शिवराज सिंह जाला एक नई क्लास के साथ पुनः आपके सामने हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं आपके सुझाव पढ़ रहा था। आपके सुझाव देख के ऐसा लग रहा है कि आपको बढ़िया समझ में आ रही है पॉलिटी। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ आप। हम आपको मैं आपको उस स्तर तक की तैयारी करवा दूंगा जहां तक कि आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर देने में आपको आसानी रहे। दोस्तों अगर बात की जाए तो जब भी आप क्लास को देखें उससे पहले जैसे आज की क्लास देख रहे हो तो कल वाली क्लास आपकी क्लियर होनी चाहिए। कल वाली क्लास के जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर होने चाहिए। उसके बाद मतलब वन बाय वन एक के बाद स्टेप बाय स्टेप सारी क्लासें अगर आप बीच में से देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आज की क्लास देखने से पहले अगर आप में से किसी ने कल की क्लास नहीं देखी है तो कल की क्लास देख के फिर आज की क्लास देखें, क्योंकि आज का जो पार्ट है वो कल का बचा हुआ पार्ट ही है। इसके साथ ही अगर अपन आगे देखें तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे सामयिक मुद्दों के साथ मैं आपको जोड़ते हुए पॉलिटी को अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। इसके साथ ही अगर देखें तो शुरुआती पार्ट में संविधान सभा का गठन और प्रस्तावना तक के जो जो क्लासें रहेगी उन क्लासों को फ्रीडम मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट या यूं कहें आधुनिक भारत के साथ जोड़ के पढ़िएगा आप लोग, ताकि प्रश्नों के बनने की जो संभावना है, अगर कथन निष्कर्ष का कोई प्रश्न बनता है तो आधुनिक भारत और जो संविधान सभा का गठन या जो प्रस्तावना तक की क्लासें रहेगी, संवैधानिक विकास क्रम ये वाला पार्ट, जो दोनों के मिश्रण से प्रश्न बनता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एक लाइन के साथ अपन क्लास शुरू करते हैं कि दोस्तों उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक उच्चतम बिंदु को प्राप्त ना कर लो। आइए अपन बात करते हैं। अपन बात कर रहे थे कैबिनेट मिशन योजना की। इसकी बात कर रहे थे अपन, कैबिनेट मिशन योजना की। कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में अपन ने कल चर्चा की थी। कल की क्लास को मैं जरा सा रिवाइज कर लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था आपको कि कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को भारत आई थी। इसका गठन तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा किया गया था। इस कैबिनेट मिशन योजना में ही सर्वप्रथम भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग को स्पष्ट रूप से माना था। याद रहे, कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान की मांग को नहीं माना गया था। यानी कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ है वो कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से ही हुआ है। इसके साथ ही अगर देखा जाए, इस कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की थी। उन 389 में से कुल 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से निर्वाचित हुए थे और 93 सदस्य देसी भारत की रियासतों से मनोनीत हुए थे। उसके साथ ही अगर आगे बात करें अपन तो कैबिनेट मिशन योजना के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय व्यवस्था संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। फिर अगर आगे बात करें अपन तो जुलाई 1946 में 296 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी सामने उभर कर आई थी कांग्रेस, जिसको 208 सीटें मिली थी, और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी मुस्लिम लीग, जिसको 73 सीट और अन्य और निर्दलीय को मिलाकर के कुल 15 सीट थी। अब अगर बात करें अपन संविधान सभा के बारे में ही, तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। यहाँ बात हुई थी कि मनोनीत भी हुए थे सदस्य, निर्वाचित भी हुए थे। एक प्रश्न के साथ मैं शुरुआत करता हूँ और वो प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से, डेप्थ कहाँ तक जा सकती है आप समझिएगा। प्रश्न है कि संविधान सभा थी। दोस्तों प्रश्न यहां से कई बार बने हुए हैं। सीधे प्रश्न तो आप सभी को पता ही है, आपने पेपरों में उठा के देखे होंगे। यानी कि पीएससी का अगर आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, लोक सेवा आयोग के पेपर में यहाँ से प्रश्न बने हैं। लेकिन प्रश्न की अगर हम गहराई देखें यहाँ पर, तो अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि संविधान सभा थी, है ना, पहला अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि संविधान सभा थी पूर्ण रूप से निर्वाचित, दूसरा ऑप्शन आपके सामने रख दिया जाए कि संविधान सभा केवल मनोनीत थी, मनोनीत, तीसरा ऑप्शन आपके सामने रख दिया जाए कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त संस्था।
ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त संस्था। चौथा ऑप्शन आपके सामने रख दिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा नियुक्त संस्था, नियुक्त संस्था। अगर इस प्रकार के आपके सामने ऑप्शन रख दिए जाए और उसके बाद आपको विकल्प दे दिया जाए ए और बी, दूसरा विकल्प दे दिया जाए ए बी सी, तीसरा विकल्प दे दिया जाए आपके सामने ए सी डी, चौथा विकल्प दे दिया जाए ए बी सी डी, भी कौन सा सही होगा? लगने में आसान क्वेश्चन लग रहा है। कई लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि आपने निर्वाचित भी बताया है, मनोनीत भी बताया है, या यूं कहें कई लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त संस्था, या कई लोगों के मन में आ रहा है कांग्रेस द्वारा नियुक्त संस्था। यहां पर आपको समझना है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नियुक्त संस्था थी वो थी कैबिनेट मिशन योजना, या कैबिनेट मिशन का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया था, न कि संविधान सभा का। यानी कि कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा की रूपरेखा तैयार की थी, कैसे कितने सदस्य होंगे, किस प्रकार से निर्वाचन किया जाए, वो था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ये नियुक्त नहीं थी। फिर देखा जाए कांग्रेस, तो कांग्रेस के द्वारा भी नियुक्त संस्था नहीं थी। यानी कि संविधान सभा न तो पूर्ण रूप से निर्वाचित थी, न ही पूर्ण रूप से मनोनीत थी, दोनों का ही मिश्रण थी। 296 सदस्य तो हुए थे निर्वाचित, 93 सदस्य हुए थे मनोनीत। यानी कि संविधान सभा कैसी थी? मनोनीत और निर्वाचित। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला, ए और बी, निर्वाचित और मनोनीत। आप यहां समझ रहे होंगे कि आपको प्रश्न कैसे सोल्व आउट करना है। जो गलत है उसको आप छांट लो, बस आपको आना चाहिए कि भाई ये हो नहीं सकता है। जो गलत है उसको छांट दो, बचा हुआ है वो वैसे ही सही हो जाएगा। इस बात को आपको विशेष रूप से बात का ध्यान रखना है कि संविधान सभा थी कैसी? निर्वाचित और मनोनीत। पहला इसमें सही होगा। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें संविधान सभा के संदर्भ में ही, तो अपन ने बात की थी कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। उन सदस्यों में से एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में या कुछ पदाधिकारी जो हैं, जैसे पदाधिकारी के बारे में देखें कि काफी चर्चा में रहे थे महात्मा गांधी या गांधी जी। दूसरा उस समय का चर्चित व्यक्ति था मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये दोनों ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उसके बाद अगर अपन अगली बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से संविधान सभा के सदस्य थे। फिर देखा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति थे, ये भी बिहार से ही थे। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। फिर अगर इसके बाद अपन आगे बात करें तो एक महत्वपूर्ण नाम आता है बी एन राव या बेनगल नरसिंह राव। बी एन राव की अगर बात करें तो बी एन राव, बेनगल नरसिंह राव, ये एक आईसीएस अधिकारी थे और संवैधानिक सलाहकार भी थे। आगे अपन चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बी एन राव भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इन्होंने निःशुल्क रूप से अपनी सेवा दी थी। आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। फिर एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम आता है जिसे हम भारतीय संविधान का जनक भी कहते हैं, जिनके प्रयासों के बिना अगर अपन यूं देखें तो इतना खूबसूरत संविधान नहीं बन सकता था। वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिनका नाम है भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर बात की जाए तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या था। जो बी आर लिखा है ना, बी आर, इस बी आर का मीनिंग क्या है, पूरा नाम क्या है भीमराव अंबेडकर का, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखा जाए भीमराव अंबेडकर के बारे में तो भीमराव अंबेडकर कानून के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तत्कालीन समय में अगर देखा जाए तो उस समय जितने भी एडवोकेट थे या जितने भी संविधान के ज्ञाता थे भारत के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो उनमें सर्वाधिक अगर कोई जानकार था, कानून का बढ़िया जानकार, तो वो भीमराव अंबेडकर ही थे।
और ये बात महात्मा गांधी अच्छे से जानते थे कि भीमराव अंबेडकर के बिना संविधान का निर्माण करना संभव नहीं है, या यूं कहें कि अगर उनका मार्गदर्शन नहीं हुआ तो हम इतना खूबसूरत संविधान नहीं बना सकते। बनने में तो बन जाता संविधान, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें होनी चाहिए, जिस प्रकार के नियम कानून कायदे, यानी यूं कहें कि नागरिकों के लिए जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक जो प्रावधान है, वो इतने स्पष्ट रूप से नहीं हो पाते। तो भीमराव अंबेडकर की विचारधारा की अगर बात करें अपन, तो भीमराव अंबेडकर की विचारधारा जो थी, इस विचारधारा से कांग्रेस सहमत नहीं थी। भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से, तत्कालीन समय की बात कर रहा हूं मैं, फ्रीडम मूवमेंट में, तो भीमराव अंबेडकर और कांग्रेस की विचारधारा जो थी, दोनों की विचारधारा में थोड़ा विरोधाभास था कि भीमराव अंबेडकर की बात को एकाएक महत्व नहीं दिया गया था शुरुआती दौर पे। आपको अगर स्पष्ट रूप से देखना है तो विचारधारा में अगर अपन बात करें तो गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो जब 1931 में गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे, उस समय भीमराव अंबेडकर, वैसे इन्होंने तीनों में भाग लिया था। तो गोलमेज सम्मेलन जब हो रहे थे, तब भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति अपनाई जाए। दलित जो संप्रदाय था, इस दलित संप्रदाय के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को अपनाया जाए। महात्मा गांधी इस बात से नाराज हो गए थे और दोनों में फिर मतभेद उत्पन्न हुआ। इस मतभेद को पूरा करने के लिए आपको पता हो तो एक पैक्ट आया था जिसका नाम था 1932 में पूना पैक्ट आया। उसके बाद यूं कहें कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य वार्ता हुई थी जयशंकर के प्रयासों से। तो पूना पैक्ट के बाद अगर अपन बात करें आगे, या इसे सांप्रदायिक पंचाट के नाम से भी जाना जाता है, फिर इसके बाद 1935 का जो अधिनियम आया था, इस 1935 के अधिनियम में पृथक दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति को प्रारंभ कर दिया गया था, फिर अगर आगे बात करें अपन तो 1935 के अधिनियम के बाद 1937 में चुनाव हुए थे प्रांतीय व्यवस्थापिका के, और चुनाव हुए उसके बाद आपको पता ही है कुछ समय बाद द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध भारत को युद्ध में शामिल किया। इस बात से नाराज होकर के 1939 में जो हमारा मंत्रिमंडल था, इस मंत्रिमंडल ने अपने पद से क्या दे दिया? त्याग पत्र दिया। जैसे ही कांग्रेस ने या मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दिया, त्याग पत्र देते ही मुस्लिम लीग खुश हुई। विरोधी पार्टी थी, खुश होना ही है। मुस्लिम लीग जो है खुश हुई और इस मुस्लिम लीग ने मनाया था 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस। क्या मनाया था? मुक्ति दिवस। यानी कि 1939 में जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने पद से त्यागपत्र दिया तो मुस्लिम लीग ने मनाया था मुक्ति दिवस। और इस मुस्लिम लीग के साथ इस मुक्ति दिवस में भीमराव अंबेडकर भी सम्मिलित हुए थे। तो इस प्रकार से ऐसे कई फ्रीडम मूवमेंट में आप देखना, अच्छे से पढ़ना, कई सारे पॉइंट हैं जिनकी वजह से कांग्रेस और भीमराव अंबेडकर की विचारधारा में मतभेद देखने को मिलता है। आपसी मतभेद नहीं कह सकते, विचारों में मतभेद था कि उनकी विचारधारा कुछ अलग थी, बाबा साहब की विचारधारा कुछ अलग थी, तो विचारधारा में मतभेद हुआ। इसी बात को अगर अपन आगे बढ़ाएं तो संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का चुनाव, या यूं कहें ये किस सीट से या कहां से संविधान सभा के सदस्यता, यही महत्वपूर्ण पार्ट है। यहां से आप अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। भीमराव अंबेडकर की अगर अपन बात करें, भीमराव अंबेडकर की अगर अपन बात करें तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के लिए सर्वप्रथम जो चुनाव लड़ा था, वो चुनाव लड़ा था बंबई प्रेसिडेंसी से। कहां से लड़ा था? बंबई प्रेसिडेंसी। उस समय बंबई था, बंबई प्रेसिडेंसी। बंबई प्रेसिडेंसी से इन्होंने बंबई प्रेसिडेंसी से चुनाव
लड़ा। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपको बताऊं कि भीमराव अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंट से चुनाव लड़ते हैं लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए, यानी कि ये चुनाव हार गए थे। जैसे ही ये बम्बई प्रेसिडेंसी से चुनाव हारे, चुनाव हारने के बाद मुस्लिम लीग ने भीमराव अंबेडकर का समर्थन किया और मुस्लिम लीग ने, या यूं कहें लीग, मुस्लिम लीग के सहयोग से, किसके सहयोग से, मुस्लिम लीग के सहयोग से भीमराव अंबेडकर ने पुनः बंगाल से चुनाव लड़ा। कहां से लड़ा? बंगाल से चुनाव लड़ा और बंगाल से जीते। कहां से जीते? बंगाल से जीत करके ये संविधान सभा के सदस्य बने। लेकिन विडंबना यहाँ कुछ और हुई है। देखो आप घटनाक्रम कैसे बढ़ा आगे। बंबई से चुनाव हार चुके थे, फिर मुस्लिम लीग के सहयोग से बंगाल से चुनाव जीते। बंगाल से चुनाव जीते तो विभाजन के बाद, यानी कि अगस्त 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, इस विभाजन के दौरान ये बंगाल का जो एरिया था, यानी कि जिस जगह से ये जीते थे, वो कहाँ चली गई? पाकिस्तान चली गई। तो भीमराव अंबेडकर ने अपने पद से त्याग पत्र दिया। अब यहाँ पर घटनाक्रम ये बढ़ा आगे कि महात्मा गांधी ने उस समय कहा था कि भारत का संविधान अगर बनाना है तो भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में होना अनिवार्य है। इनकी जानकारी, या यूं कहें कि इनके ज्ञान के बिना अपन ये काम नहीं कर पाएंगे। तो भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस किसी न किसी प्रकार से पुनः संविधान सभा का सदस्य बनाना चाहती थी। तो भीमराव अंबेडकर को पुनः संविधान सभा का सदस्य बनाने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? जो पूना सीट थी, पूना सीट, इस पूना सीट पर चुनाव जीत के आए थे एम आर जयंकर। एम आर जयंकर पूना सीट से चुनाव जीत करके आए थे। तो एम आर जयंकर को अपने पद से दिलवाया त्याग पत्र। क्या दिलवाया? त्याग पत्र दिलवाया। और एम आर जयंकर के त्याग पत्र के बाद पूना सीट पर हुआ था उपचुनाव। क्या हुआ था? उपचुनाव। और फिर इस उपचुनाव में भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के क्या बने थे? सदस्य बने थे। पूना सीट से संविधान सभा के क्या बने थे? सदस्य बने थे। समझ रहे हो ना बात? यानी कि अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य किस सीट से थे, अगर बंबई आता है तो भी सही है, बंगाल, बंबई और बंगाल दोनों ही अगर आता है एक साथ, दोनों अगर एक साथ आता है, बंबई और बंगाल, बंबई ही सही करना है, क्योंकि जब बंगाल से जीत के आए थे उस समय संविधान सभा का कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था। फिर दूसरा अगर देखा जाए कि केवल बंगाल आए तो भी सही करना है, बंबई आए तो बंबई, पूना जो एरिया है महाराष्ट्र का वो इसी में आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ज्यादा भूमिका थी वो बंबई से ही थी। पहला चुनाव हारे जरूर थे लेकिन फिर पूना उपसीट उपचुनाव में जीत करके आए थे। तो भीमराव अंबेडकर देखा जाए तो दोनों ही जगह से थे, लेकिन ज्यादा जो योगदान रहा था वो इस सीट से रहा था और ये बंबई प्रेसिडेंसी के अधीन ही थी। वो प्रश्नों के विकल्प के ऊपर डिपेंड करेगा कि कहाँ कौन सा सही रहेगा। क्लियर हुई बात? इसके बाद अगर अपन आगे बात करें संविधान सभा में, ये तो गया भीमराव अंबेडकर की बात। फिर देखा जाए महिला सदस्यों के संदर्भ में अगर अपन बात करें कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी। महिलाएं, संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की अगर बात करें अपन, तो संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। कितनी थी? 15 महिला सदस्य थी। और इन 15 महिला सदस्यों में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी बेगम रसूक अय्याज। बेगम रसूक अय्याज, बेगम रसूक अय्याज या बेगम अय्याज कहें अपन, तो एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी संविधान सभा में। अब अगर इसके बाद अगर बात करें अपन, तो प्रथम बैठक जो हुई थी, कुल 15 महिला आई थी, लेकिन जो प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की, प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस प्रथम बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया। 9 महिलाओं ने, कितनी महिलाओं ने? 9 महिलाओं ने भाग लिया था प्रथम बैठक में। और इसके बाद अगर अपन बात करें तो जब संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 और अंतिम बैठक के दौरान 24 जनवरी को जब हस्ताक्षर हुए थे तो 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। कितनी महिलाओं ने? 8
महिलाओं ने संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए। बात समझ रहे हो ना? संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी। एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम अय्याज। प्रथम बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? तो 9 महिलाओं ने भाग लिया। जबकि संविधान प्रति पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए? तो 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। अब इसके बाद अगर आगे बात करें अपन, तो संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठकें, बैठकों के बारे में अगर देखें तो संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की अगर बैठक के संदर्भ में अपन बात करें, संविधान सभा की बैठकें, संविधान सभा की बैठकों की अगर अपन बात करें कि संविधान सभा की बैठकें कब, कितनी, कैसे, किस प्रकार से हुई थी, तो संविधान सभा की बैठकों के संदर्भ में अगर देखें तो पहली जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, प्रथम बैठक है ना, प्रथम बैठक, इस प्रथम बैठक की अगर बात की जाए तो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। अब देखो घटनाक्रम किस प्रकार से आगे बढ़ता है। प्रथम बैठक की अगर बात करें, 9 दिसंबर को इसका समय निर्धारित किया था। इससे पहले आपको पता ही है कि जुलाई 1946 में मैंने आपको कल बताया था कि जो जुलाई 1946, जुलाई अगस्त 1946 में अंतरिम सरकार का गठन, प्रांतीय संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हो चुका था जुलाई अगस्त में, और 2 सितंबर को अंतरिम सरकार का गठन हो चुका था। उसके बाद 9 दिसंबर की तारीख फिक्स की गई कि हम 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक करेंगे। लेकिन प्रथम बैठक का आयोजन होने के 3 दिन पूर्व, यानी कि 6 दिसंबर 1946 को एक वक्तव्य सामने आता है, उसकी बात करते हैं। तो 6 दिसंबर 1946 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, एटली ने कहा कि अगर संविधान सभा का निर्माण होता है, उस निर्माण के दौरान अगर कोई एक बड़ा भाग या संविधान सभा के सदस्यों की एक बड़ा ग्रुप अगर बैठकों का बहिष्कार करता है और उसके बाद भी संविधान सभा संविधान का निर्माण करती है, तो मैं ऐसे संविधान को मान्यता प्रदान नहीं करूंगा। बात समझ रहे हो ना आप? एटली का बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य था उस समय कि अगर संविधान सभा के सदस्यों का एक बड़ा भाग संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार करता है, इसके बावजूद भी संविधान सभा संविधान का निर्माण करती है, तो ऐसे संविधान को मान्यता नहीं दी जाएगी। इस प्रकार का वक्तव्य सामने आया था। उसके बाद 9 दिसंबर को जैसे ही बैठक प्रारंभ हुई, इस बैठक की अगर बात करें तो बैठक हुई कहाँ? तो 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, वो बैठक हुई थी केंद्रीय विधानसभा में। कहाँ हुई थी? केंद्रीय विधान सभा। केंद्रीय विधानसभा का जो पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय में, यानी केंद्रीय विधानसभा न्यू दिल्ली, केंद्रीय विधानसभा दिल्ली का जो पुस्तकालय था, वहां 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अब उनको चर्चा करनी है कि पहली बैठक में किस प्रकार से क्या कार्य हुए, किस प्रकार की घोषणा की गई प्रथम बैठक में। तो प्रथम बैठक की अगर बात करें तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 केंद्रीय विधानसभा दिल्ली, और पहली बैठक जब आयोजित हुई उस समय एक घटनाक्रम सामने आता है। संविधान सभा के एक सदस्य थे, और वो सदस्य थे बंगाल से। कहाँ से थे? बंगाल से। और बंगाल से सदस्य थे जिनका नाम था प्रसन्न देव रेकुट। क्या नाम था? प्रसन्न देव रेकुट। प्रसन्न देव रेकुट की अगर बात की जाए तो बंगाल से संविधान सभा के सदस्य थे, और संविधान सभा की पहली बैठक के आयोजन होने से पहले ही प्रसन्न देव रेकुट का क्या हो गया था? निधन हो गया था।
नाम को आप अच्छे से याद रखना कि प्रसन्नदेव रेकुट संविधान सभा के ऐसे सदस्य थे जो संविधान सभा की बैठक प्रारंभ होने से पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे, या यूं कहे मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इनका निधन हो गया था प्रसन्नदेव रेकुट। तो सबसे पहले यही सूचना सुनाई गई थी संविधान सभा में कि प्रसन्नदेव रेकुट इस दुनिया में नहीं रहे। दूसरी अगर बात की जाए तो जैसे ही संविधान सभा की बैठक प्रारंभ हुई थी, इस बैठक का बहिष्कार किया गया। क्या किया गया? इस बैठक का बहिष्कार किया। और संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया। और इस बैठक का बहिष्कार किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग के द्वारा बैठक का बहिष्कार क्यों किया? इसका कारण स्पष्ट है कि मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीट मिली थी और मुस्लिम लीग को पता था कि हमारी इच्छा अनुसार कानूनों का निर्माण नहीं हो सकता है। इस कारण मुस्लिम लीग ने बैठकों का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक का बहिष्कार किया तो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा था कि मुस्लिम लीग हमारे ही भाई हैं, वो लोग, उस पार्टी में जो भी सदस्य हैं वो भारतीय हैं। उस समय विभाजन नहीं हुआ था, तो उन्हें बुला के लाओ, मनाओ, कुछ भी करो, लेकिन संविधान निर्माण में उनकी भूमिका होनी चाहिए। इस प्रकार की बात हुई। तो मुस्लिम लीग का इंतजार था कि मुस्लिम लीग आए, उसके बाद आगे की रूपरेखा तैयार करे। तो पहली बैठक में ज्यादा कोई कार्यवाही हुई नहीं, लेकिन इस पहली बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अस्थायी अध्यक्ष। इस पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अब आप पूछोगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया, कोई और व्यक्ति क्यों नहीं था? इसके पीछे देखो एक परंपरा है। और परंपरा की अगर बात करें अपन तो एक नाम आता है, आपने नाम सुना होगा, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसका नाम है जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी, आचार्य जे.बी. कृपलानी की अगर बात करें तो जे.बी. कृपलानी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार, या यूं कहें संविधान सभा के ये क्या है, प्रथम वक्ता है। प्रथम वक्ता है संविधान सभा में। अगर पहली बार किसी ने कोई भाषण दिया है या यूं कहें किसी प्रकार की स्पीच अगर दी है तो पहले वक्ता थे डॉक्टर जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी ने संविधान सभा के सदस्यों के समक्ष एक बात प्रस्तुत की, और वो बात थी, उन्होंने कहा कि अपन देखें तो विश्व में अगर सर्वाधिक बार अगर कहीं संविधान का निर्माण हुआ है तो वो फ्रांस में हुआ है। फ्रांस में कई बार संविधान बना बिगड़ा। फिर अगर देखा जाए तो अमेरिका 1789 ईस्वी में ही इन्होंने संविधान बना दिया था। तो फ्रांस और अमेरिका में जो संविधान का निर्माण किया गया, और फ्रांस और अमेरिका में जब भी संविधान का निर्माण हुआ था उस समय उन्होंने सबसे वृद्ध व्यक्ति को, जो संविधान सभा में सबसे वृद्ध था, उस वृद्ध व्यक्ति ने ही पहली बैठक की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। अध्यक्षता की थी। इस बात, ये प्रस्ताव किसने रखा था? ये जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा रखा गया था? जे.बी. कृपलानी के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि फ्रांस और अमेरिका में जब संविधान का निर्माण हुआ था और निर्माण में संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, उस पहली बैठक की अध्यक्षता सबसे वृद्ध व्यक्ति ने की थी। तो आचार्य जे.बी. कृपलानी के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी और इनके कहने पर ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया। जैसे ही अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया तो सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा कि मैं काफी वृद्ध हूं, मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि अकेला कार्य कर सकूं। यानी कि इन्होंने कहा था कि मैं वृद्ध हूं, इतना भार मेरे से सहा नहीं जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इनके एक असिस्टेंट के तौर पर या सहयोगी के रूप में अस्थायी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बोला था मैंने, अध्यक्ष, वापिस रिपीट करता हूं मैं, जे.बी. कृपलानी के प्रस्ताव पर संविधान सभा के सदस्यों ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था, उपाध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने जब कहा कि मैं वृद्ध हूं, इस जिम्मेदारी को अकेला नहीं निभा पाऊंगा या इसका निर्वहन नहीं कर पाऊंगा, तो सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोग हेतु, सच्चिदानंद सिन्हा के
सहयोगी सहयोगी के तौर पर एक उपाध्यक्ष, या यूं कहें उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष नियुक्त किया था। एक आंग्ल भारतीय सदस्य था जिसका नाम है फ्रैंक जे एंटोनी। फ्रैंक जे एंटोनी फ्रैंक जे एंटोनी एक आंग्ल भारतीय सदस्य हैं। क्या है? आंग्ल भारतीय सदस्य थे। तो इसके लिए भी जे बी कृपलानी ने ही प्रस्ताव दिया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे, उनके सहयोग हेतु फ्रैंक जे एंटोनी को सच्चिदानंद सिन्हा का सहयोगी, या यूं कहें संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया था 9 दिसंबर 1946 को। मैं आपको बताऊं तो फ्रैंक जे एंटोनी भारतीय संसद में सर्वाधिक बार आंग्ल भारतीय सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए थे, और ये अभी चर्चा का विषय भी है। हमारी सरकार ने लास्ट ईयर, या यूं कहें कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय के जो 2 सदस्य लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, या यूं कहें कि भारतीय संविधान में आंग्ल भारतीय सदस्यों के लिए जो रिजर्व था, आर्टिकल 330, आर्टिकल 331, 333 की अगर बात करें, सॉरी यहाँ गलत बताया है मैंने, 331, 331 लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, और 333 में राज्य सरकार, या यूं कहें राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय, एक जिन राज्यों में है वहां पर एक आंग्ल भारतीय को राज्यपाल मनोनीत करता था और 2 को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करता था। तो हमारी सरकार ने लास्ट ईयर ये प्रावधान समाप्त कर दिया कि आंग्ल भारतीयों के लिए जो रिजर्व सीटें हैं उसे समाप्त कर दी है। आपको ध्यान रखना है, चर्चा का विषय भी रहा था। तो फ्रैंक जे एंटोनी ऐसे आंग्ल भारतीय सदस्य हैं जो सर्वाधिक बार लोकसभा में चुने गए थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी थे। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो इसी प्रथम बैठक में एक और विषय पर चर्चा हुई थी, और उस समय कहा गया था कि पहली बैठक का आयोजन हो चुका है, संविधान के लिए किस प्रकार से नियम कानून बनाए जाए, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया, और वो समिति थी नियम समिति। इस नियम समिति जिसमें 15 सदस्य थे। तो नियम समिति के गठन के हेतु प्रथम बैठक में बात चली थी, और उसमें कहा गया था कि जो व्यक्ति नियम समिति के सदस्य बनना चाहते हैं वो अपना फॉर्म या अपना नाम दे देवे। तो बात समझ में आई आपको? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 केंद्रीय विधानसभा दिल्ली के पुस्तकालय में हुई थी। इस पहली बैठक में नियम समिति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस पहली बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, और ये संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, और ये परंपरा फ्रांस से अपनाई गई। इनके सहयोगी के तौर पर फ्रैंक जे एंटोनी को नियुक्त किया, जो एक आंग्ल भारतीय सदस्य थे। उसके बाद अगर बात करें तो प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग ने। फिर अगर अपन आगे बात करें तो गांधी जी ने कहा था कि मुस्लिम लीग के सदस्यों को भी बुलाया जाए। तो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। इस पहली बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य आए नहीं थे। इस प्रथम बैठक में कुल सदस्यों की अगर बात की जाए तो प्रथम बैठक में कुल सदस्य आए थे 207। कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? 207 सदस्य उपस्थित हुए। जबकि कैबिनेट मिशन योजना के तहत कुल कितने सदस्यों का निर्धारण किया गया था? 389। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने होंगे? 389 सदस्य होंगे। इस बात के प्रावधान किए थे। जबकि पहली बैठक में कितने उपस्थित हुए? 207। तो बचे हुए कहाँ गए, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। आपको सुनिएगा, अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग के सदस्यों ने विरोध किया था। तो मुस्लिम लीग के सदस्य कितने थे? 73 सदस्य, ये चले गए। फिर 1946 में जो हमारी देसी रियासतें थी,
इन देसी रियासतों के 93 सदस्यों का भविष्य निर्धारित नहीं हुआ था, क्योंकि देसी रियासतें ये स्पष्ट नहीं कर पाई थी 1946 में कि हमें भारत में रहना है या हमें पाकिस्तान में जाना है या स्वतंत्र रहना है, क्या करना है। तो अभी देसी रियासतों से सदस्य आए नहीं थे। उसके बाद बताया था कि प्रसन्नजीत बंगाल से जो सदस्य थे उनका निधन हो चुका था। फिर महिला सदस्यों की अगर बात की जाए तो जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो यूएनओ की महासभा की बैठक में चली गई थी। एक महत्वपूर्ण लेडी आती है जिसका नाम है राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर WHO की बैठक में चली गई थी। काफी इस प्रकार से कुछ सदस्य डिसमिस हुए, मतलब अन्य कार्यों में व्यस्त हुए थे और इन्होंने तो बहिष्कार किया ही था और इनका भविष्य निर्धारित था नहीं। इस तरह से कुल मिलाकर के पहली बैठक में 207 सदस्य ही उपस्थित हुए थे। याद रखना, कई जगह 211 का आंकड़ा भी मिलता है, आपको 207 याद रखना है। फिर अगर आगे बात करें तो इन 207 में, या यूं कहें पहली बैठक में महिलाएं पहली बैठक में जो महिलाएं आई थी वो कितनी आई थी? 9 महिलाओं ने भाग लिया था। क्लियर हो गई ना बात? पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 9 महिलाओं ने भाग लिया, टोटल थी 15। अब अगर देखा जाए तो जो 207 का आंकड़ा है और एक आंकड़ा दिखता है 211 का। किसका दिखता है? 211 का। अब देखो है क्या चीज, एक तो बात कर रहे हैं अपन बैठक की, किसकी बात कर रहे हैं? संविधान सभा की बैठक। और एक आता है संविधान सभा का अधिवेशन। अधिवेशन, बात समझ रहे हो ना? अधिवेशन या यूं कहें सत्र। तो एक तो यहां पर शब्द आया है बैठक का और एक आया है अधिवेशन। तो पहली संविधान सभा की बात करें अपन, पहली बैठक और संविधान सभा का पहला अधिवेशन। बात समझ रहे हो ना? बात कर रहे पहली बैठक। तो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। और पहला अधिवेशन जो चला था वो पहला अधिवेशन चला था 9 दिसंबर 1946 से 22 दिसंबर 1946। बात में बैठक का मतलब प्रतिदिन होने वाली बैठकें, अधिवेशन एक लंबे समय अंतराल तक चलने वाला पाठ। तो पहला अधिवेशन जो चला था वो 9 दिसंबर 1946 से 22 दिसंबर 1946 तक चला। पर पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। अब अगर यहां अपन बात करें तो जो पहली बैठक हुई थी, इस पहली बैठक में कितने सदस्य आए थे? 207। जबकि पहला जो अधिवेशन हुआ था, इस पहले अधिवेशन में कितने आए थे? 211 सदस्य। तो मेरे हिसाब से यहाँ स्पष्ट हो गया होगा आपको कि अगर बैठक अगर पूछता है तो कितने सदस्य करोगे? 207, है ना? इन 207 में ही ये 9 महिलाएं हैं, ध्यान रखना, अलग से नहीं है। और पहला अधिवेशन अगर पूछा जाए तो पहले अधिवेशन में कितने थे? 211 सदस्य। फिर पहली बैठक के आयोजन होने के बाद अगर देखा जाए तो इसके अगले 2 दिनों बाद, 9 दिसंबर के बाद अगले 2 दिन अगर काउंट करें तो 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी। इस बीच 10 दिसंबर को छुट्टी रखी गई। 10 दिसंबर को छुट्टी रखी गई। वो छुट्टी इसलिए रखी थी कि मुस्लिम लीग के सदस्यों को मनाना था। महात्मा गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजा कि आप जाओ और मुस्लिम लीग के सदस्यों को समझाओ और उन्हें लेकर के आओ। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप जानते ही हो, बड़े स्ट्रिक्ट या सख्त रवैये के थे, डिसिप्लिन पसंद व्यक्ति थे। तो पटेल साहब और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही गए मुस्लिम लीग के पास। सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू अपनी इच्छा से नहीं गए थे। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी के आग्रह पर, किसके आग्रह पर? महात्मा गांधी के आग्रह पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ गए? मोहम्मद अली जिन्ना के पास गए और मोहम्मद अली जिन्ना को समझाने के लिए आग्रह किया कि पटेल आप जाओ और मोहम्मद अली जिन्ना को समझाओ। मोहम्मद अली जिन्ना के पास गए और मोहम्मद अली जिन्ना को समझाया और कहा कि भाई आप चलो संविधान सभा की बैठकों में भाग लो। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पूर्ण रूप से बहिष्कार कर ही दिया था, मना कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा। फिर पटेल साहब अपनी इच्छा से गए नहीं थे तो वह ज्यादा कोई आग्रह किया नहीं, ये पुनः आ गए। और फिर पुनः 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को बैठक प्रारंभ हुई और इस बैठक में इनका इंतजार किया, ये आए नहीं। फिर 12 दिसंबर को छुट्टी रखी, है ना? अगले दिन 11 के बाद 12 दिसंबर फिर छुट्टी रखी। फिर गए समझाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को, लेकिन फिर भी मोहम्मद अली जिन्ना माने नहीं। तो 13 दिसंबर को आए और 13 दिसंबर को आने के बाद पटेल साहब ने कहा था कि रोज रोज का हो गया है, बाहर जिसको आना है वो आ चुका है, नियम कानून कायदे बनाना प्रारंभ करें। अगली बैठक यानी कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई
1946। इसके 2 दिनों बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। दूसरी बैठक दूसरी बैठक का आयोजन किया गया था अगले 2 दिनों बाद, 9 के बाद अगले 2 दिन 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक का आयोजन किया था। और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। इस दूसरी बैठक से अपन चर्चा करेंगे कल की क्लास में। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।